So let's start with the introduction of chapter number 14, probability, class 10th NCERT maths. So first of all, we as the name of the chapter is probability, तो पहले हमें probability का मीनिंग पता होना चाहिए. probability का मीनिंग होता है किसी भी काम के होने के चांसेस, किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं प्रेडिक्ट करना. इट इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग. किसी काम के, इवेंट मतलब कोई भी काम, कोई भी इवेंट क्या होने वाला है, उस काम के होने के चांसेस कितने हैं, इसी को हम उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अभी समझेंगे. जैसे एक वर्ड पहले हमें पता होना चाहिए उसके लिए, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई काम करना. जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास सारी पॉसिबल आउटकम्स हमें पता हो कि ये भी हो सकता है, वो हो सकता है, या ये आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? हेड आना और टेल आना. So experiment in which all the possible outcomes are known and the exact outcome can be predicted. अब देखो, हम पहले से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना. अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल. लेकिन मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ. मैंने पॉसिबल आउटकम्स तो लिख दी, पर क्या मैं पहले से बता सकती हूँ कि कंफर्म इस बार हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? वो नहीं कर सकते. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम रैंडम है, रैंडम रिजल्ट मतलब कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं. किसी भी काम का होना, कॉइन को टॉस करना, डाई को रोल करना, कार्ड को निकालना, कुछ भी काम का होना, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे. अब जैसे मैंने एक डाई को रोल किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी. तो ये सब क्या होंगी? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स. अब हमें पता है एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से कितने भी कार्ड्स, कोई भी कार्ड आ सकता है. क्वीन भी आ सकती है, जैक भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, स्पेड भी आ सकता है, कुछ भी. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ दिस टर्म सैम्पल स्पेस? तो हमें कुछ टर्म्स पहले देखनी है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सैम्पल स्पेस वो सेट है, वो कलेक्शन है जिसमें हमारे पास सारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं. सो इट इज़ अ सेट ऑफ किसका? सारी पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन. अ कॉइन इज टॉस्ड. अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड या फिर टेल. यानी कितनी क्वांटिटीज़ हो गई इसमें, कितने नंबर हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स के? 2. अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? ध्यान से देखना. अभी पहले 2 कॉइन्स का देखते हैं. अगर 2 कॉइन को टॉस करा, अच्छा 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना, इसका मतलब साइमल्टेनियसली, एक कॉइन यहाँ है, एक कॉइन यहाँ है, दोनों को टॉस किया, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या फिर फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? 4. अगर मैंने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया या फिर 3 पर्सन्स बैठे हैं, देखो, या तो तीनों कॉइन टॉस करना एक साथ, या फिर 3 पर्सन सेपरेट कॉइन लेकर बैठे हैं और वो एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो एक ही बात है. तो ये हो सकता है कि तीनों का, या तो तीनों ने फ्लिप किया तो क्या आया? हेड. फिर टॉस किया तो तीनों ने, ये भी हो सकता है तीनों के पास क्या आ रहा है? टेल. या फिर फर्स्ट के पास हेड, सेकंड के पास टेल और थर्ड के पास भी टेल. या फिर फर्स्ट पर्सन के पास टेल, बाकी दोनों के पास हेड. अच्छा, फर्स्ट के पास भी हेड, सेकंड के पास भी हेड, थर्ड के पास टेल. या फिर फर्स्ट के पास टेल, सेकंड के पास टेल, थर्ड के पास हेड. या फिर ऐसा हो सकता है कि एक के पास हेड, दूसरे के पास टेल, फिर हेड. या फिर टेल हेड टेल, यही हो सकता है. तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस केस में सैम्पल स्पेस में कितनी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो गई? 8. ठीक है. तो हमें ये भी पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? 8. कब? जब 3 कॉइन टॉस करेंगे. जब एक ही बार एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो 2 ही हैं, या तो हेड या टेल. अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड, यानी 4. अच्छा, अगर एक डाई को रोल करते हैं, एक जो लूडो में डाई होता है उसे रोल करते हैं, तो या तो 1 आ सकता है या 2 3 4 5 6. तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गई.
अगर 2 डाइस को रोल करें, एक डाई ये है मान लो ब्लू कलर का और एक ये येलो, दोनों को रोल किया तो ऐसा हो सकता है दोनों पे 1 आ जाए। फर्स्ट ब्लू पे क्या आ रहा है 2 और येलो पे 1, ब्लू पे 3 आ रहा है, येलो पे 1, ब्लू पे 4 आ रहा है, येलो पे भी 1, इस पे 5 या फिर 1, 6 या फिर 1। ऐसे ही हो सकता है कि इस एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाई पे 2, एक डाइस पे 2, सेकंड पे भी 2, एक पे 3, 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये पूरी सीरीज़ बना ली, या तो 1 1 फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ भी 2, 3 के साथ भी 4। आप देख रहे हो मैंने फर्स्ट वाली काउंटिंग लगा दी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, और सेकंड पे फिर मैंने फिक्स कर दिया, एक बार 1 नंबर को फिक्स कर दिया, फिर सेकंड रो में 2 को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कब, जब अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। तो ये कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। याद रखेंगे 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये इतना बड़ा चार्ट बनता है वो है 36 आउटकम्स का। आप काउंट कर लो तो ये कितनी है 36। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इवेंट किसे कहते हैं। हम इतनी देर से इवेंट की बात कर रहे हैं कि किसी काम का होना, तो उसी को इवेंट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स फ्रॉम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। अब देखो स्पेसिफिक का मतलब अपनी मर्जी की आउटकम्स लेना, किस में से लेना, ऑल पॉसिबल। अच्छा ऑल पॉसिबल को क्या बोलते थे, सैम्पल स्पेस, यानी अगर मेरे पास पूरा सैम्पल स्पेस जो भी आ रहा है उसमें से मुझे जो अपनी मर्जी की चाहिए उन आउटकम्स को लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं इवेंट। जैसे कि हमने एक इवेंट के एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किए और हमें कहा है राइट एन इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक इवेंट लिखो एटलीस्ट 1 हेड का। पहले तो हमने कहा कि 2 कॉइन्स को टॉस करने पर सैम्पल स्पेस बनाएंगे कितना होता है, तो हमने पढ़ा है अभी 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, दोनों हेड, दोनों टेल, हेड टेल, टेल हेड, तो 4 हो गई। अब इवेंट किसका लिखना है, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड आए। देखो इन सब में किस में कम से कम एक हेड आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है कम से कम, हाँ यहाँ तो 2 आ रहे हैं तो एक तो आ ही रहा है। इसमें एक हेड आ रहा है नहीं, तो ये नहीं ले सकते। इसमें एक हेड आ रहा है यस, इसमें भी एक हेड आ रहा है यस, तो एटलीस्ट 1 हेड वाली हमने ले ली। ऐसी कितनी थी 3। अब प्रोबेबिलिटी अगर पूछे एटलीस्ट 1 हेड की तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस, जिसे मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम जो कि कितनी है 3, और सैम्पल स्पेस क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितनी है 4, तो 3/4 यानी कितना आ जाएगा 0.75। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट करते हैं। कोई इवेंट है E, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी को किससे शो करेंगे, PE से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा किसी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, किसी काम के होने की, इवेंट के या फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। फॉर एग्जांपल अगर कोई गेम जीतेगा तो उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और विनिंग का उल्टा क्या होता है, या तो आप जीतेंगे या फिर हारेंगे। देखो या तो आप किसी भी गेम को विन करेंगे या नहीं विन करेंगे, और नहीं विन करना यानी नॉट विनिंग को ही तो लूजिंग कहते हैं। अगर हम किसी गेम को जीत नहीं रहे हैं मतलब हार रहे हैं तो नॉट विनिंग को लूजिंग ही तो कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग को ही हम दूसरे तरीके से लूजिंग भी कह सकते हैं। तो होने या ना होने का सम हमेशा कितना होता है 1। एंड द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। दोबारा सुनेंगे, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर आप देखें यहाँ पर 3/4 यानी 0.75 आई थी, यानी 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से स्मॉलर। ये भी हो सकता है कि 0 हो, अब 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, पर 1 से बड़ी और 0 से कम नहीं हो सकती। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 कब होती है, तो ये भी याद पता होना चाहिए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है अगर वो कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो काम हो ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। और अगर कोई ऐसा
इवेंट है जिसके लिए हम श्योर हैं, कंप्लीटली श्योर हैं और सर्टेन है कि ये तो काम होगा ही होगा, कंफर्म है 100% ये होना ही होना है, तो उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल की क्या होती है 0 और श्योर इवेंट की क्या होती है 1। अब यही हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक कि श्योर इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं। सो अ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, उस इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे कि अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। इसने कहा एक डाई को अगर आप थ्रो करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 7 से कम आएगा। ये तो श्योर है, चाहे कोई भी नंबर आए इसमें से 1 2 3 4 5 6, पर क्योंकि डाइस पे नंबर हैं ही 6 तक, तो सबके सब स्मॉलर देन 7 है, तो कोई भी नंबर आएगा वो स्मॉलर देन 7 तो होगा ही, तो हेंस इट इज़ अ श्योर इवेंट। द सन विल राइज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन विल राइज इन द ईस्ट, ये तो श्योर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइज इन द ईस्ट, तो कंफर्म है कि हमेशा सन ईस्ट में ही राइज होता है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। अब ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जैसे कि अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन मोर देन 6। क्या अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? 6 से ग्रेटर नंबर तो उस पर लिखा ही नहीं है, तो 6 से बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? तो ये कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल। द सन विल नेवर सेट अगेन, क्या सन कभी सेट ही नहीं होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर सनराइज है तो सन सेट भी होता है, सो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0। प्रोबेबिलिटी स्केल, ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी स्केल। तो बेसिकली हमने एक स्केल मेज़र किया है जो प्रोबेबिलिटी को मेज़र करता है उसके इवेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या होगा? 0 प्रोबेबिलिटी। सर्टेन यानी श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अच्छा, जिस इवेंट के होने के इक्वली लाइकली चांसेस हैं, मतलब पूरे 50% चांसेस हैं, 100% के लिए क्या लिख दिया? सर्टेन। 0% के लिए कि होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। और जिस काम के होने के 50% चांसेस हैं, इक्वली लाइकली, इवन चांस, जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। अब हेड भी एक ही बार है, टेल भी एक ही बार है, तो दोनों के चांसेस आने की क्या है? 1/2 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, तो इक्वली लाइकली इवेंट हुआ। अच्छा, अनलाइकली, जो चीज़ होने के कम चांसेस हैं, बहुत कम, यानी 1/4। फॉर एग्जाम्पल इट विल रेन टुमारो। अब हमें नहीं पता कि कल रेन होगी या नहीं, हम ऐसे ही पहले तो नहीं बता सकते कि कल रेन होगी या नहीं। ये तो कल अगर हम वेदर को देखकर कल की बात पूछेंगे तो बता सकते हैं, तो हम अ डे बिफोर टुमारो तो नहीं बता सकते। तो इसलिए हमने कहा ये इवेंट कैसा है? अनलाइकली, 1/4। लाइकली क्या है? जिसके होने के चांसेस ज़्यादा है। नो वन विल एब्सेंट, ये कैसा इवेंट है कि कल एक भी इन पर्सन एब्सेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में अटेंडेंस का क्राइटेरिया है तो चांसेस हैं कि कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। अब चांसेस हैं, हम श्योर तो नहीं है अभी भी, क्योंकि कोई एब्सेंट हो भी सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस क्या है कि अगर हमारे पास स्कूल में रेगुलर हम स्कूल जाते हैं तो चांसेस हैं कि नो वन विल बी एब्सेंट इन द क्लास। पर ये लाइकली इवेंट है, श्योर नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो अभी मैंने ये पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी। पहले आप ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक प्लेइंग कार्ड, वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। और ये 4 सूट्स में डिवाइडेड है, यानी 4 कैटेगरीज में। किस टाइप के कार्ड हैं? स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड। ये तो 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, इसे बोलते हैं 4 सूट्स। ठीक है, जिसमें से स्पेड और क्लब कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक। और हार्ट और डायमंड कौन से कलर का होता है? रेड। अच्छा, जो स्पेड है ये भी 13 कार्ड्स के स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब के भी, हार्ट के भी, डायमंड के भी। अब स्पेड में हमारे पास 1 से नहीं होता, जो हमारे पास ये 13 कार्ड्स हैं इसमें 1 को हम 1 की जगह ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं एस। और 2 से लेकर 10 तक हमारे पास होते हैं नंबर कार्ड, यानी इन पे नंबर्स लिखे होते हैं। दोबारा समझेंगे, 1 नहीं लिखा होता नंबरिंग में,
1 की प्लेस पर क्या लिखा होता है, ए, जिसे हम रीड करते हैं एस, और 2 से 10 तक नंबरिंग होती है। अब आगे 11, 12, 13 नहीं लिखा होता, उसकी जगह पर भी जे क्यू के होता है। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। जे क्यू के, जैक, क्वीन, किंग, ये किसकी प्लेस पर है, 11, 12, 13। याद रखेंगे 1, 11, 12, 13 ये नंबर कार्ड नहीं होते, इनकी जगह पर हमारे पास 1 की प्लेस पर एस लिखा होता है और जे क्यू के की जगह पर 11, 12, 13 की जगह पर जे क्यू के। अब देखो इन्हें तो हम बोलते हैं नंबर कार्ड क्योंकि इन पे लिखे हैं नंबर्स, और इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड क्योंकि ये इस पे क्या बने होते हैं, फेसेस। जे क्यू के पे जैक, क्वीन, किंग के फेसेस बने होती हैं, इमेजेस बनी होती हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने अभी स्पेड की बात करी, तो स्पेड में मैंने कहा 1 की प्लेस पर क्या होता है, ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होते हैं नंबर कार्ड क्योंकि इन पे नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। और अगर अब बात करेंगे इनकी, तो इन पे फेसेस, इमेजेस बनी है ना, फेसेस बने हैं, तो इसीलिए जे क्यू के को बोलते हैं हम फेस कार्ड। और 1 नहीं होता इसमें, 1 की प्लेस पर क्या होता है, ए। अब जैसे हमने ये देखा है ब्लैक स्पेड, ऐसे ही सेम हमारे पास हार्ट्स में भी होता है जे क्यू के, जिन पे इमेजेस बनी है, 2 to 10 नंबर कार्ड, इन पे कोई इमेज नहीं होती, और 1 की जगह क्या होता है, इक्का जिसे बोलते हैं एस। ऐसे ही सेम हमारे पास इसमें होता है क्लब्स के लिए, सेम हमारे पास डायमंड के लिए होता है, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। तो अब ध्यान से देखते हैं, मैंने अभी बोला ऐसे ही स्पेड का एक एस होगा, क्लब का एस होगा, हार्ट में एक एस होगा, डायमंड में एक एस होगा। तो सब में यही सीरीज़ है, एस है, 2 से 10 नंबर हैं, जे क्यू के हमारे पास फेस कार्ड हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछेगा हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स आर देयर, तो देखो 13 ब्लैक तो इसके हैं स्पेड के और 13 क्लब्स के, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए, 26। हाउ मैनी रेड कार्ड्स आर देयर, तो रेड भी 13 हार्ट्स के हैं, 13 डायमंड के, तो टोटल कितने हो गए, 26। नंबर ऑफ क्लब्स, तो क्लब वाली तो ये सारे के सारे कार्ड क्लब के ही तो हैं, एस 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग और जे क्यू के, तो टोटल कितने हैं क्लब में, 13। इसी तरह पूछ लें नंबर ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट्स भी टोटल कितने हैं, हार्ट्स के कार्ड कितने हैं, हार्ट कार्ड तो 13 है। और नंबर ऑफ एस, तो इक्के कितने हैं, 1, 1, 1, 1, कितने इक्के हो गए, 4। नंबर ऑफ फेस कार्ड 3, 3, 3, 3, 3 4 ज़ा 12। अच्छा कोई पूछ ले नंबर ऑफ क्वींस या नंबर ऑफ जैक्स या नंबर ऑफ किंग, तो कितनी क्वींस हैं, 1, 2, 3, 4, 1 फ्रॉम ईच सूट, तो कितनी हो गई, 4। ऐसे ही नंबर ऑफ किंग पूछ लें तो 1, 2, 3। अच्छा अगर ये पूछ ले नंबर ऑफ ब्लैक किंग, अब किंग नहीं ब्लैक किंग पूछें, तो ब्लैक या तो क्लब में मिलेगा या स्पेड में, तो कितने किंग हो जाएंगे, ब्लैक 2। इसी तरह पूछ ले नंबर ऑफ रेड जैक चाहिए, अब जैक रेड में जो होंगे वो तो यहाँ मिलेंगे हार्ट में और डायमंड में, तो कितने जैक होंगे, एक ये और एक ये, यानी 2। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो हमें पता होना चाहिए। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। So let's start with the first question of the exercise, which is question number 1 of exercise 14.1. As you can see in the picture, complete the following statements. Probability of an event plus probability of not the event not E. तो अभी मैंने कहा था किसी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट को हम ई बार से शो करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, 1। सेकेंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज दिस, सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। अभी जो इवेंट कभी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और उसे हम बोलते क्या हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन यानी श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। एंड सच अ इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट।
द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री, कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ जितने भी इवेंट हो रहे हों, विनिंग लूजिंग वट एवर ऑल द इवेंट्स, कितने भी इवेंट्स हों, सारे कामों की प्रोबेबिलिटी का सम, हमेशा सारी प्रोबेबिलिटी का सम ओवरऑल कितना होता है 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू 1. तो पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होती है 1. तो 0 एंड 1. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. इनमें से कौन सी ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इक्वली लाइकली यानी 50% चांसेस हैं कम्प्लीटली. सो फर्स्ट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अब ध्यान से देखें तो क्या ये इक्वली लाइकली है? क्या हमें कार की कंडीशन के बारे में या जब ड्राइवर उसे स्टार्ट कर रहा है वो कितना अच्छा ड्राइवर है इस बारे में बताया है? तो बेसिकली कार की स्टार्ट होना या ना होना ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल है, उसकी बैटरी हेल्थ कैसी है, फ्यूल कितना है, उसकी स्टेट कैसी है. तो यानी ये तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो क्या हमें नहीं पता कि कार एकदम स्टार्ट होगी या नहीं? तो ये कैसा इवेंट है? अगर अच्छी कार है, हेल्थ कंडीशन उसकी बैटरी की हेल्थ कंडीशन ठीक है, फ्यूल ठीक है, तो वो स्टार्ट हो भी सकती है. लेकिन अगर यही कोई ओल्ड कार है जिसकी कंडीशन सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही गो में स्टार्ट हो. तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि ये इक्वली लाइकली है. हाँ, हम कंफर्म नहीं है, हम सर्टेन नहीं है कि इक्वल चांसेस हैं स्टार्ट होने के. नहीं, तो नॉट इक्वली लाइकली. तो नॉट इक्वली लाइकली. सेकेंड है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. अब देखो, शॉट लगता है या नहीं ये प्लेयर की स्किल के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना स्किलफुल है, कितने अच्छे से डिफेंस करता है, कितने अच्छे से बॉल को शूट करता है, उसकी प्रैक्टिस कितनी है. तो ये भी कैसा इवेंट है कि वो शूट करेगा या नहीं, ये इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलरली उसकी स्किल पे डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग. एक ट्रायल किया गया यानी रैंडमली गेस किया है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको गेस करना है. अब देखो, अगर मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ जिसे ये क्वेश्चन आता है, मान लो वो साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन है एंड आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो गेस करने में तो राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी. तो क्योंकि हम उस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता किसी और फैक्टर पे. तो यानी इस काम के होने के 50% चांसेस है कि वो हो भी सकता है सही और नहीं भी. तो ये कैसा इवेंट होगा? इक्वली लाइकली, क्योंकि ये और किसी फैक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमें गेस करने के लिए कहा है. तो और गेस करने के लिए कहा है मतलब हमारे उस बैकग्राउंड का ये क्वेश्चन है ही नहीं, गेस करना है हमें तो कि ट्रू है या फॉल्स. अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. अब बेबी बॉर्न तो कम्प्लीटली कोई भी पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल रैंडम है. तो इक्वल चांसेस है कि बॉय हो सकता है या फिर गर्ल. ये और किसी फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं करता, ये तो बायोलॉजिकल है जो भी है. ठीक है, तो इट इज़ इक्वली लाइकली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता वो इवेंट इक्वली लाइकली है, लेकिन जो स्किल्स पे या फिर मैकेनिकल कंडीशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं बाकी फैक्टर्स पे, तो वो कैसे हैं? नॉट इक्वली लाइकली. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team would get the ball at the beginning of a football game? हम हमेशा क्रिकेट में भी देखते हैं कि कॉइन टॉस करके ही बैटिंग या बॉलिंग डिसाइड की जाती है. तो किसी भी इवेंट में कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा ये डिसाइड करने के लिए हम कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं? ये फेयर इवेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि कॉइन टॉस करना एक इक्वली लाइकली इवेंट है, कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, हेड भी आ सकता है और टेल भी. तो इसमें अनबायस्ड हैं, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है, क्योंकि हेड आ जाए या टेल आ जाए कुछ भी आ सकता है. तो 50% चांसेस हैं हेड आने के, 50 टेल आने के. ज़्यादा हेड तो नहीं है या ज़्यादा टेल तो नहीं है, इस कॉइन के एक ही साइड पर हेड है, एक ही साइड पर टेल है. तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, 50-50% चांस है. सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. तो इसमें हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बायसनेस नहीं है एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ.
तो इसलिए इसे फेयर टॉस कॉइन मानते हैं कि फेयर चांस दिया जा रहा है दोनों को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी जो ABCD पार्ट्स में से हैं प्रोबेबिलिटी नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, 2/3 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.66। अब हम अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके इक्वल होती है या 1 से छोटी होती है। ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। 0 से नेगेटिव वैल्यू है यानी 0 से भी स्मॉलर, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अच्छा 15% परसेंटेज हटाएँ तो 100। क्या मैं 15% को 0.15 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। परसेंटेज हटाया 100 तो इसे हम 0.15 लिख देंगे। अब 0.15 0 से ज़्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 ये भी 0 से ज़्यादा है, पर 0 से स्मॉलर और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? हमें कहा था विच इज़ नॉट, तो नॉट वाला पूछा था तो बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट को हम नॉट हैपनिंग एन इवेंट को ई बार से करते हैं। नॉट ई का मतलब ई बार, कि दोनों का सम 1 होता है। अगर होने की पता है 0.5 तो ना होने की यानी ई बार नॉट हैपनिंग एन इवेंट कैसे निकालेंगे? तो ई बार के लिए हम 1 माइनस 0.05 कर देंगे और 1 में से जब हम 0.05 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.95, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज़ 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कुछ कैंडीज़ हैं, ठीक है। ओनली यानी इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही हैं, ठीक है, ये लेमन फ्लेवर की हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उसमें से एक कैंडी निकालती है बिना बैग में देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी? अब एक बात बताओ, जब उस बैग में है ही लेमन के फ्लेवर की कैंडीज़ तो ऑरेंज फ्लेवर क्या निकल सकती है? क्या उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की आ सकती है? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। जब उस बैग में है ही लेमन फ्लेवर तो उसमें से ऑरेंज की कैसे आ जाएगी? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि लेमन फ्लेवर कैंडी निकालेगी वो? दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड। तो अगर उस बैग में है ही लेमन फ्लेवर की तो कोई भी कैंडी निकालने वो लेमन फ्लेवर की तो होगी। जब उस बैग में जितनी भी कैंडीज़ हैं सब लेमन फ्लेवर की हैं तो वो कोई भी कैंडी निकाल ले वो लेमन फ्लेवर की होगी। तो ये कंफर्म है कि लेमन फ्लेवर की कैंडी मिलेगी ही मिलेगी, यानी श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। और ऑरेंज इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 0। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is that. What is the probability of the 2 students having the same birthday? तो अभी फिर से not having और having की बात करें तो हमने पढ़ा है कि 2 students having same birthday यानी सेम डेट पर बर्थडे है उनका 3 फ्रेंड्स में से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रेंड्स या 2 स्टूडेंट्स having not having the same birthday, यानी सेम डेट पर बर्थडे होगा और सेम डेट पर नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा? 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नॉट हैविंग की प्रोबेबिलिटी हमें दी थी, यानी नॉट हैविंग की दी है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, इसे मैं PE से डिनोट कर रही हूँ, तो हैविंग एंड नॉट हैविंग का सम 1 होना चाहिए, यही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे कैसे निकल जाएगी? 1 माइनस 0.992। अब 1 में से कैसे माइनस करेंगे? तो 1.00, पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा लो, 0.992। ये हो जाएगा 10 में से 2 गए 8, ये भी 9, ये भी 9, तो 0.008 विल बी द आंसर।
Done. Now moving to next question. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है जिसमें रेड कितनी है 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, राइट. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो हमें ये बताओ कि टोटल बॉल्स अगर पूछेगा कोई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 3 + 5 यानी 8. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8. आउट ऑफ विच नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 5. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो रेड की कितनी है, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स. ठीक है, अब रेड बॉल्स कितनी है 3 और टोटल कितनी थी 8. सेकंड थी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड. अब उस बैग में या तो रेड है या ब्लैक. नॉट रेड बॉल का मतलब बेसिकली ब्लैक बॉल ही तो हुआ, क्योंकि अगर रेड नहीं है तो कौन सी बॉल होगी, वो ब्लैक बॉल ही होगी. रेड नहीं चाहिए तो रेड वाली हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या बची, ब्लैक ही तो बची. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब ब्लैक वाली बॉल ही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि रेड नहीं होगी तो कौन सी पिक करेंगे, ब्लैक. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कैसे निकालेंगे, ब्लैक का नंबर अपॉन टोटल नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन. एक बॉक्स है जिसमें रेड मार्बल्स कितने हैं 5, वाइट मार्बल्स हैं 8 और ग्रीन हैं 4. तो अब एक बात बताएं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे 8 and 4, 12 + 5 17. कितने हो गए 17. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज़ रेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल पूछेंगे, तो रेड का नंबर ऊपर अपॉन टोटल. रेड कितना है 5 और टोटल कितने हैं 17. सेकेंड पार्ट इज वाइट मार्बल. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट मार्बल पूछ रहे हैं, तो वाइट का नंबर कितना है हमारे पास 8 और टोटल कितना है 17. थर्ड इज नॉट ग्रीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन. अब एक बात बताओ, ग्रीन नहीं चाहिए, नॉट ग्रीन. अब मुझे एक बात बताएं, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं चाहिए, तो ग्रीन को छोड़कर कोई सी भी आ जाए, वाइट आ जाए या रेड आ जाए. ग्रीन नहीं चाहिए तो या तो वाइट आ जाए या रेड आ जाए. तो वाइट 8 है और रेड कितनी है हमारे पास, वाइट हमारे पास 5, सॉरी रेड हमारे पास 5 है और 8 क्या है वाइट, और टोटल कितनी है 17. यानी टोटल कितनी हो गई 8 + 5 अपॉन 17 विच इज़ 13 अपॉन 17. Now next question is, a piggy bank contains 150 rupee coins, 50 1 rupee coins and 2 coins, 20 coins of 2 rupees, 10 rupees 5 coin. देखो पहले हम लिख लेते हैं डेटा कि हमारे पास 50 पैसा का कितने कॉइन है. 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं 100. फिर हम लिखते हैं 51 रुपी वाले कॉइन है, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 50 हैं. फिर 2 नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं 20. 5 रुपी वाले 10, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज़ 10. तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, देखो 100 + 50 150 160 70 80 180 हो गए, 180 कॉइन्स हैं. प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन की पूछी है, तो 50 पैसे कॉइन की पूछी है, तो 50 पैसे वाले कितने हैं 100 और टोटल नीचे. ये किससे कट हो जाएगा, 0 से 0, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 5 अपॉन 9. सेकेंड पूछिए, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. अच्छा, अगर 5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए तो उसके अलावा कोई भी चलेगा, तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन. इसमें से 5 रुपी वाले कॉइन हैं ही कितने 10, तो 180 में से ये 10 कॉइन्स नहीं चाहिए,
तो यानी कितने चाहिए, बाकी के बचे हुए 100, 50, 20, इनमें से कोई सा भी कॉइन चलेगा, लेकिन बस 5 रुपये का कॉइन नहीं चाहिए। तो 100, 50, 20 ये मिलाकर कितना हो गया 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 17 अपॉन 18। सिंपल था। चाहे तो आप 180 में से 10 को माइनस कर देते तो भी 170 आ जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fishes, 8 female. 5 तो उसमें मेल फिश है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ नंबर ऑफ मेल फिश विच इज़ 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश विच इज़ 8। तो टोटल फिशेस कितनी होगी, टोटल फिशेस हो गई हमारे पास 5 + 8 विच इज़ 13, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। अब मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो मेल फिश का नंबर कितना है 5 ऊपर और टोटल नीचे 5 अपॉन 13। नेक्स्ट वी हैव अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? देखो जैसे ये स्पिनिंग द व्हील हमारे पास होता है, तो इसमें स्पिनिंग द व्हील में 1 से लेकर 8 तक नंबर्स हैं। वो पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि द पॉइंटर विल पॉइंट एट 8। तो सिंपल सी बात है, पॉइंटर टोटल आउटकम्स, टोटल हमारे पास पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जिन पे पॉइंटर एरो कर सकता है वो कितने हैं, 8 नंबर्स हैं, 8 चॉइसेस हैं हमारे पास, 8 पॉसिबल नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी द पॉइंटर विल गेट अ पॉइंट एट 8, ये 8 पर ही पॉइंट करेगा। इसमें 8 कितने हैं, एक ही तो बार है 8, एक ही तो एक स्पेस है ऐसी जिसमें 8 आ रहा है, तो 1 अपॉन 8। सेकेंड इज एन ऑड नंबर पे, ये किसी ऑड नंबर पे पॉइंट करेगा। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं 1 3 5 7, ये हैं ऑड नंबर्स। तो ऐसे कितने स्पेसिस हो गई जहां ऑड नंबर पे पॉइंट आउट करेगा, ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 अपॉन 8 विच इज़ 1/2। नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े ऐसे कितने नंबर हैं 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने नंबर हैं 6 नंबर्स, और टोटल कितना है 8। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3 अपॉन 4। नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 8। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो लेस देन 9 है, सॉरी लेस देन 9, सारे ही नंबर लेस देन 9 है, तो 1 2 3 5 6 इसमें तो सारी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। तो 8 अपॉन 8 विच इज़ 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, किसी भी नंबर पे पॉइंटर पॉइंट करे वो सब लेस देन 9 है, तो ऐसी कितनी आउटकम्स पॉसिबल हैं 8, सो 8 अपॉन 8। नाउ अगेन अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम। पहले तो हमें बताना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं। सो व्हेन अ डाई इज thrown, the total possible outcomes are 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए हमारे पास, तो प्राइम नंबर हुए हमारे पास, अगर मुझे सेट लिखना है प्राइम नंबर के लिए तो मैं लिखूँगी प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं 2 3 एंड 5, ऐसे कितने नंबर हैं 3, और टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। सेकेंड अ नंबर line between 2 and 6,
2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 6 के बीच में आने वाले 3, 4 और 5। अगेन 3 नंबर्स ही हैं तो 3/6। और ऑड नंबर थर्ड पार्ट में क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5। 3 ही तो है ऐसे ऑड नंबर, तो 3/6 विच इज़ 1/2। तो इसमें हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2, 1/2। Now next question is question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red. पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक वेल शफल्ड कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड्स तो हमें पता ही है कितने होते हैं, 52। अच्छा, अ किंग ऑफ रेड, इसमें रेड कलर के किंग कितने होंगे? तो मैंने कहा था रेड में हार्ट्स होता है और डायमंड, तो रेड कलर के तो 2 ही किंग होंगे, एक हार्ट से मिलेगा, एक डायमंड से मिलेगा रेड में। तो 2/52 विच इज़ 1/26 कैंसिल आउट करेंगे तो। सेकेंड इज अ फेस कार्ड। अभी पढ़ा था कि फेस कार्ड कितने होते हैं, हमने अभी करा है। फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12 JQ के, 4 सेट से मिलेंगे तो 3 4 12/52 विच इज़ कितना आ जाएगा? 4 3 12 एंड 4 1 4, 4 3 12, 3/13। नेक्स्ट इज अ रेड फेस कार्ड। अब अ रेड फेस कार्ड कहाँ है? फेस कार्ड JQ के होते हैं, रेड में कौन कौन से मिलेंगे? डायमंड्स के भी और हार्ट्स के, तो 3 और 3 यानी 6। कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 6, 2 2 4 और 2 6 12। फोर्थ इज अ जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट्स का तो एक ही जैक है, उसमें एक ही जे है, तो 1/52। फिर फिफ्थ है अ स्पेड। तो हम पता है कि स्पेड कितने होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में? 13 स्पेड होते हैं, तो 13/52 विच इज़ 1/4। एंड सिक्स्थ अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड्स की क्वीन तो हमारे पास एक ही होगी, डायमंड में एक ही जे होता है, एक ही क्यू एक ही के, तो 1/52। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपको वो पूरा चार्ट रिमेंबर है। इफ़ यू रिमेंबर द चार्ट ओनली देन यू कैन डू दिस, विदाउट द चार्ट तो आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये चार्ट पता है कि इसमें क्वीन ऑफ, अब देखो हमसे पूछा था क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में कितनी क्वीन है? 1 ही तो है। फिर पूछा था हमसे फेस कार्ड, तो फेस कार्ड अभी हमने करे थे कितने हैं? 12 है। स्पेड पूछ लिया, तो स्पेड कितने हैं? 13 है। तो ये आपको अगर आता है तभी आप इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अच्छा, ये 5 कार्ड डायमंड के लिए हैं हमने, तो अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल कार्ड्स तो हमारे पास कितने हैं? 5। और उनमें से भी कौन है? एक हमने लिया है 10 नंबर, एक जैक लिया है, एक क्यू लिया है, एक के और एक एस। ठीक है, 10 नंबर कार्ड JQ के, और ये सब किसके हैं? डायमंड्स के हैं ये 5। ठीक है, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा यानी ये ऐसे इन्वर्स करके रखे हुए हैं, हमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये 5 कार्ड्स लिए हैं हमने। देन 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है एक क्वीन होगा? तो इन 5 में कितनी क्वीन्स है? एक ही क्वीन है, और टोटल कितने हैं? 5, तो 1/5। इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब वो कह रहे हैं कि पहली जो आपने ट्रायल किया है उसमें जो क्वीन आई, आपने उसे असाइड रख दिया ना, साइड में रख दिया, तो नाउ द टोटल कार्ड्स, नाउ टोटल कार्ड्स कितने होंगे? एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये 5 कार्ड थे, इसमें से क्वीन आई और मैंने उसे साइड पे रख दिया, तो अब 4 ही तो कार्ड बचेंगे, एक 10, एक जे, एक एस और एक के। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस? अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पूछ रहे हैं जब हमने सेकंड टाइम, अब सेकंड टाइम में मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, उसमें से एस कितने हैं? एक ही तो है, तो 1/4।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ क्वीन। क्वीन तो मैं पहले ही इसमें से निकाल के बाहर रख चुकी हूँ, अब तो इसमें कोई क्वीन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होएगी, 0। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक ही क्वीन थी जो हमने फर्स्ट टाइम में निकाल के पिक करके रख दी। अब वो साइड हो गई तो उसके बाद तो ये 4 कार्ड बचे, तो इसमें तो कोई क्वीन नहीं है ना, तो इन्होंने हमसे सेकंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज़ अ क्वीन, तो क्वीन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्वीन है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। अच्छा, अब मेरे पास अगर यहाँ पूछें कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, तो इसमें डिफेक्टिव पेन्स कितने थे, 12, और गुड पेन्स, गुड पेन का नंबर कितना है, 132, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए, गुड पेन सही वाले 132 हैं, डिफेक्टिव वाले 12 हैं, तो ये हो गया 144। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, अब हम देख कर नहीं बता सकते ये डिफेक्टिव है या गुड वाला है, तो वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, आउट ऑफ दीज 144 गुड वाले थे कितने, 132। अब हमें क्या पता इसमें से, गुड वन पूछा था तो 132, और टोटल कितने हैं 144, तो 12 11 जा दिस एंड 12 12 जा 144, तो ये 12 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया है, 11/12 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 11/12। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, अब इसी में डिफेक्टिव पूछ लेते तो 12/144 आ जाता, टोटल नीचे रखना है, बस ये भूलना नहीं है। A lot of 20 bulbs contain 4 defective. A lot of 20 bulbs contain, इस बार 20 bulbs हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमें कितने दिए हैं 20, जिसमें से डिफेक्टिव भी बता दिए, डिफेक्टिव कितने हैं 4, इस 20 में से डिफेक्टिव है 4, तो कितने डिफेक्टिव नहीं हैं, मतलब सही बल्ब है, तो नंबर ऑफ बल्ब डिफेक्टिव बल्ब्स तो 4 हैं। अगर मैं इसी में से पूछ लूँ द बल्ब नंबर ऑफ बल्ब्स विच आर नॉट डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो हो जाएंगे 20 में से 4 डिफेक्टिव है, हटा दो तो डिफेक्टिव नहीं वाले यानी सही वाले बल्ब कितने हैं, गुड वंस 16। अब पूछा गया है, अ लॉट कंटेन्स 20 बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, डिफेक्टिव फेवरेबल है वो ऊपर, टोटल 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव, जो हमने पहले निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छे वाला था, गुड वन वाला, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसे हमने वापस नहीं रखा, जैसे ये 20 बल्ब हैं, इसमें से मैंने ये देखा ये डिफेक्टिव नहीं है, पर मैंने इसे साइड में रख दिया, अब मैंने ये डिफेक्टिव नहीं वाला उठाया था, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट डिफेक्टिव यानी वो गुड वन वाला था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, and now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that the bulb is not defective। अच्छा देखो, अगर जब मैंने फर्स्ट केस में बल्ब उठाया था वो मैंने कहा कि ये डिफेक्टिव नहीं है, तो यानी वो गुड वन वाला बल्ब है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स विच आर नॉट डिफेक्टिव लेफ़्ट इक्वल्स टू, लेफ़्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहले वो 16 थे और जो मैंने उठाया उसमें से मैंने देखा ये डिफेक्टिव नहीं है, मैंने डिफेक्टिव नहीं बना यानी गुड वाला उठा लिया, अब उसे मैंने साइड पे रख दिया है, तो पहले 16 थे, अब वो गुड वाला एक मैंने हटा दिया, तो अब कितने रह गए 15, कितने रह जाएंगे 15, तो अब क्या रह जाएंगे, अच्छा 15 और एक हटा दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, वो एक मैंने गुड वाला जो हटा दिया उसकी वजह से अब टोटल भी तो कम हो गया, कितने हो गए 19,
तो अब जो प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो डिफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे कितने हैं 15। अब गुड वंस वाले कितने रह गए 15, क्योंकि पहले केस में जो डिफेक्टिव नहीं था उसे हमने साइड कर दिया, रिप्लेस भी नहीं किया, रिप्लेस का मतलब मिक्स नहीं किया, उसे साइड ही कर दिया। तो 15/19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क हैं जिनका नंबर है 1 से लेकर 90। तो टोटल डिस्क तो कितनी हो गई, जब 90 डिस्क बोल ही दिया है तो 90 है। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा देखो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए होंगे, 10 से, 10 से ही तो स्टार्ट हुए होंगे 2 डिजिट नंबर। तो मैंने कहा ऑल नंबर्स फ्रॉम 10 to 90 विल बी 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर 10 से ही तो स्टार्ट हुए होंगे। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स की बात करें हम, तो 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं इसमें, तो मैंने कहा 2 डिजिट नंबर्स हैं। देखो 90 में से 10 से स्टार्ट हुए हैं, तो 1 से लेकर 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स को अगर मैं माइनस कर दूँ यानी 81 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। 90 डिस्क में से 81 ऐसे हैं जो 2 डिजिट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क हैविंग a 2 digit number is 81/90 which is 9/10। सेकेंड क्या पूछा है कि a number divisible by 5। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 90 में कितने नंबर हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हैं, 5 10 15 20 25। 5 का डबल लिख दो, 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड कितने हो गए 90 भी तो है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज डिविजिबल, ये थर्ड पार्ट है हमारा, डिविजिबल बाय 5 ऐसे कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे 18 नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। तो 18/90, 9 10 ज़ा 9 2 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ गया 1/5। सेकेंड पार्ट क्या था, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी जो किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स उन्हें कहते हैं जो किसी के स्क्वायर हैं। अब 1 से लेकर 90 में आप देखो कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। तो एक तो 1 ही है जो 1 का आ रहा है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, फिर 9, फिर 16 25 36 49 देन 64 81, ये सभी आ रहे हैं जो किसके स्क्वायर, जो कैसे नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/90 विच इज़ 1/10। तो ऐसे कितने नंबर हैं 1/10 की प्रोबेबिलिटी होगी। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below A B C D E A। अच्छा एक डाई पे नंबर्स की जगह लेटर्स लिखे हैं A B C D E A। अब टोटल आउटकम्स तो अभी भी क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं A B C D E A। तो 1 टोटल फेसेस जितने हैं उतने ही, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑन 6 फेसेस। 6 फेसेस पे टोटल लेटर कितने होंगे? 6 लेटर्स हो गए। हमें लेटर्स अलग हैं या सेम इससे मतलब नहीं है, फेसेस देखने हैं। तो टोटल फेसेस कितने हो गए? 6, तो इसलिए क्या होगा? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पूछ रहे हैं। अब मुझे बताओ गेटिंग ए फेस, ऐसा फेस जिसमें गेटिंग अ फेस विद ए, कि ए आ जाए। तो ए कितने हैं मेरे पास? ऐसे कितने फेसेस हैं जिन पे ए है? 2 फेसेस, और टोटल कितना है? 6, तो 1/3। फिर डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी के लिए कितने फेस हैं? ऐसा 1 ही फेस है, और टोटल कितना है? 6, तो 1/6। सिंपल है क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। Suppose you drop a die at random on the rectangular region show in the अच्छा, रेक्टेंगुलर रीजन में से कहीं पे भी डाई हम थ्रो कर सकते हैं। What is the probability that it will land inside the circle? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल में ही आकर लैंड करेगा जिसका डायमीटर है 1 मीटर। अच्छा, एक बात बताओ, डायमीटर 1 मीटर दिया है तो रेडियस कितना होता है? हाफ ऑफ दिस, यानी 1/2 मीटर। अब प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन सर्कल, कि डाई जो हमने थ्रो किया है वो सर्कल में लैंड करेगा, तो यानी फेवरेबल एरिया क्या हुआ? सर्कल का एरिया विच इज़ πr², और टोटल एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया विच इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1/2², और लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 3/2। तो ये आप इसी में छोड़ सकते हो, पाई, और ये हो जाएगा 1/4, 3 2 6/1। ये आप इसे ऐसे लिख दो, π/4, और ये रेसिप्रोकल होगा तो 1/6 विच इज़ π/24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? π/24। इतनी ही छोड़ देंगे, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। अच्छा, एक लॉट है जिसमें टोटल पेन्स कितने हैं? 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, और उसमें से डिफेक्टिव वाले भी बताए हैं, कितने हैं? 20, एंड अदर्स आर गुड, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स भी लिख ही लेते हैं हम। डिफेक्टिव पेन्स 20 हैं तो गुड कितने होंगे? 144 में से 20 माइनस कर दो तो 124, यानी गुड वाले कितने हो गए? 124। टोटल पेन कितने थे? 144, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 20। तो गुड वाले कैसे निकालेंगे? टोटल में से डिफेक्टिव हटा दो तो कितने रह जाएंगे? 124। अब उसने कहा है नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी तो तब लेगी जब जो कैसा पेन होगा? गुड पेन, यानी बाय कब करेगी? जब वो कैसा पेन होगा? गुड पेन। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। विल नॉट का मतलब कब नहीं लेगी? जब वो कैसा पेन होगा? डिफेक्टिव। Now shopkeeper draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy? देखो, probability that she will buy का मतलब बेसिकली गुड पेन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड होगा तभी तो वो खरीदेगी। तो गुड की प्रोबेबिलिटी 124 अपॉन टोटल। तो कैंसिल करेंगे हम किसके टेबल से? 2 के टेबल से। 2 6 2 2 2 7 2 2 2 3 2 1 2 3 2 6 31/36। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय। कब नहीं खरीदेगी? तो वही बता दिया था, जब डिफेक्टिव होगा तब नहीं खरीदेगी। बोला है ये शी विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ अ डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफेक्टिव का नंबर ऊपर और टोटल नीचे। फाइव अपॉन 36। तो सिंपल था, कब खरीदेगी? जब गुड होगा। कब नहीं खरीदेगी? जब डिफेक्टिव होगा। नाउ अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। अच्छा, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करना, तो मुझे बताओ सैम्पल स्पेस क्या होता है, यानी टोटल आउटकम्स क्या होती हैं अगर हम
एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो हम कर चुके हैं कि या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे, फर्स्ट हेड बाकी 2 टेल, या फिर फर्स्ट टेल बाकी 2 हेड, फर्स्ट टेल सेकंड हेड ये टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हेड हेड टेल 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 हेड। तो बेसिकली ऐसी 8 आउटकम्स हो सकती हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, हानिफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी अगर 3 हेड्स या 3 टेल्स आएगा तब वो जीतेगा, एंड लूजेज अगर उसके अलावा कुछ भी आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। एक बात बताओ, उसने कहा जीतेगा तो 2 ही केसेस हैं, कब, जब या तो 3 हेड आएंगे या 3 टेल्स, सब रिजल्ट सेम का मतलब या तो तीनों हेड या तीनों टेल। अब ऐसी तो 2 ही आउटकम्स हैं, लेकिन हमसे विनिंग नहीं लूजिंग पूछी है। इन 2 आते तो जीतता। लूज़ के लिए कौन कौन सी हैं, ये सारी, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6। तो हमसे लूजिंग की पूछी थी 6/8 विच इज़ 3/4। और अगर इसमें ही हमसे हानिफ की विनिंग की पूछ लेते, हानिफ विल विन, तो विन के कितने हैं, 2 ही केसेस हैं, यानी 2, क्योंकि उसने कहा था या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, तो 2/8 विच इज़ 1/4। फिलहाल हमारे से लूजिंग की पूछी थी तो 3/4 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? पहली बात तो हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। इफ़ अ die is thrown twice, तो या तो दोनों पे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 36 आउटकम्स हैं। तो हमें 36 की 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, ऐसे ही बनानी है। तो टोटल आउटकम्स तो मैंने लिख ली, कितनी हैं, टोटल आउटकम्स हैं 36। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक बार भी 5 ना आए। अच्छा, ऐसी बात पूछ रही कि एक बार भी 5 ना आए, एक तो इन सब में 5 आ रहा है और एक इन सब में 5 आ रहा है। तो एक बार भी 5 ना आए मतलब विल नॉट कम ईदर टाइम, तो दोनों में से किसी जगह पे भी 5 ना आए। तो अगर 5 एक बार भी नहीं चाहिए तो ये भी हटानी है, ये भी हटानी है। तो 36 में से मैंने कितनी हटा दी, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने काउंट कर लिया, 7 8 9 10 11। तो ऐसी आउटकम्स कितनी है, 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आएगा, ऐसी कितनी है 11, और टोटल कितनी थी 36। सेकंड क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आए। अच्छा, आने की या ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब वो कह रहे हैं एक बार भी 5 आ जाए, कम से कम एक बार तो 5 आए। विल नॉट कम, तो मैंने विल नॉट कम पूछी थी, तो ये 11 हटा दी मैंने, 36 में से 11 को माइनस कर देना है, यानी कितनी आ गई 25। 5 विल नॉट कम यानी एक बार भी 5 ना आए, तो मुझे ये सारी बची हुई लेनी थी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, 5 आ रहा है जिनमें, उन्हें रिमूव कर दिया, ऐसी कितनी थी 11। अब हमसे 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 वाली ही पूछ ली कि कम से कम एक बार तो आ रहा है। देखो इसमें एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसमें भी भले ही दोनों बार 5 है, लेकिन एक बार तो मिल गया ना, एटलीस्ट वंस तो मिल ही गया। तो इसमें मुझे 5 वाली लेनी है कि 5 एक बार भी आ रहा हो। तो यानी ऐसी कितनी है 11/36।
और नई लेनी थी तो उसमें मैंने 36 में से 11 को माइनस कर दिया। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। क्या कंप्लीट करना है कि इवेंट है सम ऑन 2 डाइज, 2 डाइज पे जो सम है वो 2 आ रहा है। अब डाइज की बात कर रहे हैं, ये वाला, ऐसी कौन से आउटकम्स हैं जिसमें सम 2 आता है? एक ही आउटकम है 1 + 1, तो कितना आ रहा है? 2 सम आ रहा है। तो 2 सम वाली एक ही थी तो 1/36। अब देखो 3 सम चाहिए, 3 आना चाहिए सम ऑफ नंबर्स, तो 2 + 1 एंड 1 + 2, ऐसी कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? अगेन 2 हैं तो 2/36। ऐसी आउटकम जिसमें सम 4 आ जाए, 4 आने वाली आउटकम्स कौन कौन सी हैं? देखो 3,1, 3,1, 1,3, 2,2, 1, 2, 3, ऐसी हैं 3। फिर ऐसी जिनमें 5 आ रहा हो तो 1, 2, 3, 4, ऐसी कितनी हैं? 4/36। ऐसे ही जिनमें 6 आ रहा हो तो दिस एंड दिस, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही जिनमें 7 आ रहा हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5। 9 के लिए 1, 2, 3, 4। 10 के लिए 1, 2, 3। 11 के लिए दिस एंड दिस। 12 के लिए ऐसी एक ही आउटकम्स हैं। दोनों नंबर्स का हमें सम करना है कि इतना आ रहा हो। अब हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। A student argues that there are 11 possible outcomes of 2, 3, 4, 5, 6 in this. Each of them has 1/11 probability. Each of them has 1/11 probability. तो 1/11 प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ रही हर किसी की। अगर मैं यहाँ कैंसिल आउट भी करूँ तो सबकी प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है कि 1/11 आ रही हो। नहीं, कटिंग करके देख लेते हैं हम। किसी में 1/12, किसी में 1/9, किसी में 1/18, किसी में 1/6, पर हर किसी में 1/9। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 आ रही है? सो नो। पहला क्वेश्चन तो यही था कि उस स्टूडेंट ने ये कहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है। डू यू अग्री विद इट? तो क्या हम अग्री कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 तो तब आती जब ये इक्वली लाइकली इवेंट होता। बट क्या ये इक्वली लाइकली है? हर एक नंबर के सम के आने के इक्वल चांसेस है? नहीं। 2 के लिए आउटकम्स थी 1, 3 के लिए थी 2, 4 के लिए ऐसी पॉसिबल आउटकम्स थी 3, तो इक्वली लाइकली नहीं है। तो जस्टिफाई और आंसर में कहेंगे नो, एज द सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्योंकि सम्स इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए सब के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। As you can read question number 25 in the figure, which of the following arguments are correct and which are not? Give reason. हमें ये बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। If 2 coins are tossed simultaneously, there will be 3 possible outcomes. पहले तो आप मुझे बताएं कि जब 2 coins टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? 4। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो पहली तो यही बात गलत हो गई कि 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। एंड ईच ऑफ दीज आउटकम्स हैज़ 1/3 प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड कितने हैं? 1, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल टेल तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल वो भी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हेड वो भी 1/4। तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। सेकंड हमें स्टेटमेंट क्या पूछी है? ये तो कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली है। दे आर ऑल इक्वली लाइकली एंड दे आर 1/4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही रॉन्ग बताइए।
If a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number, and probability of getting an odd number is 1/2. देखो एक die को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक इवेंट मैं लिख रही हूँ ऑफ ऑड नंबर्स, गेटिंग ए ऑड नंबर, तो वो क्या होंगे 1 3 5। ठीक है, ऐसे कितने हो गए 3 और टोटल कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। दूसरा इवेंट E2 लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हैं 2 4 और 6, तो ये भी 3 हो गए, तो इसकी भी कटिंग करेंगे तो 1/2। तो ये पूछ रहा है कि ऑड और इवन की प्रोबेबिलिटी 1 और 2 है, बिल्कुल, तो इट इज़ करेक्ट, यानी ये कैसा है करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट को देखकर ये बताना था विच वन इज़ रॉन्ग एंड विच वन इज़ इनकरेक्ट, और रीज़न भी दे दिया है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इवेंट इक्वली लाइकली है, राइट, सो इट इज़ अ करेक्ट। और जो अबव हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, इसमें इक्वली लाइकली नहीं है, ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी हाफ थोड़ी है, 1/4 है प्रोबेबिलिटी। जब भी इक्वली लाइकली इवेंट होता है तो 1/2 यानी 50% चांस होते हैं, ये 25% चांसेस हैं हर एक इवेंट के होने के, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है।